गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थानी साहित्य एवं रचनाएं। साहित्य व रचना की एक क्लास हो चुकी है। उस क्लास में हमने प्रमुख जो साहित्य की विद्याएं होती है, साहित्य कैसे लिखा जाता है, ख्यात साहित्य किसे कहा जाता है, वेली साहित्य किसे कहा जाता है, ठीक है, वंशावली साहित्य किसे कहा जाता है, रासो साहित्य किसे कहा जाता है, इन सब के ऊपर हमने चर्चा करी थी। और हमने लास्ट क्लास में जो राजस्थानी इतिहास है उसका काल विभाजन भी कर दिया था। तो हमने राजस्थानी इतिहास का जो काल विभाजन किया था वो 3 भागों में किया था। पहला था प्राचीन काल, ठीक है, राजस्थानी साहित्य का प्राचीन काल। दूसरा भाग हो जाएगा राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल और तीसरा जो भाग है वो हमने पढ़ा था राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो 8वीं से 15वीं शताब्दी तक जो है ये प्राचीन काल चला था, ठीक है। और अगर राजस्थानी साहित्य के मध्यकाल की बात की जाए तो 15 से 18वीं शताब्दी तक चला और आधुनिक काल 18वीं शताब्दी से अभी वर्तमान तक चल रहा है, ठीक है। और हमने क्या क्या बात की थी, तो और हमने बात की थी कि जो प्राचीन काल है इसे आदिकाल या वीर रस गाथा काल भी कहा जाता है, ठीक है। यही राजस्थानी साहित्य का जो मध्यकाल है इसे साहित्य और साहित्यकारों का काल कहा जाता है, ठीक है। और जो राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल है इसे इतिहास एवं इतिहासकारों का काल कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जो प्राचीन कालीन राजस्थानी साहित्य है इसमें कौन कौन से साहित्य प्रसिद्ध है, कौन कौन से ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को हेडिंग लगानी है प्राचीन कालीन राजस्थानी साहित्य, ठीक है। प्राचीन काल पे बात करके मध्यकाल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए उस पर चर्चा करेंगे और फिर आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन कालीन, ठीक है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी प्राचीन कालीन राजस्थानी साहित्य, ठीक है। इसी को क्या कह दिया जाता है, आदिकाल कह दिया जाता है और इसी को ही वीर रस गाथा काल भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अच्छा, ये काल कब से कब तक का है, तो ये 8वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक का कालखंड जो है वो इसमें डाला गया है। अब हम बात करेंगे कि इस काल में प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए, ठीक है। तो प्रमुख ग्रंथ, तो ग्रंथों की अगर बात की जाए तो नंबर फर्स्ट पे आपको ध्यान रखना है नेमिनाथ 12 मासा। क्या है ये, तो नेमिनाथ 12 मासा जो है ये कवि पालहण के द्वारा लिखा गया है, तो इसके लेखक हो गए पालहण, ठीक है। जो जैन तीर्थंकर है नेमिनाथ जी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर है, तो इनका नेमिनाथ जी का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। इसकी भाषा कौन सी हो गई, तो इसकी जो ग्रंथ की भाषा है वो हो गई मारू गुज्जर शैली, ठीक है। तो 2-3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या कि इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है कवि पालहण, ठीक है। दूसरी बात करेंगे इसकी भाषा, तो इसकी जो भाषा है वो हो जाएगी मारू गुज्जर शैली, ये इसकी भाषा हो गई। नेक्स्ट आपको क्या बात में ध्यान रखनी है, तो नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना है कि इसमें किस चीज की जानकारी हमें मिलती है, तो इसमें हमें 22वें जैन तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का वर्णन है, भगवान नेमिनाथ का वर्णन है, ठीक है। और देखो हमें क्या बात ध्यान रखनी है, तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्रमुख ग्रंथ आ रहा है इस काल का उसका नाम आपको ध्यान में रखना है और उसका नाम है पृथ्वीराज
रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की मृत्यु हो जाने पर चंद्रबरदाई का पुत्र है जिसका नाम है जलहण। ठीक है, तो जलहण इसको पूरा करते हैं, मतलब पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलहण पूरा करता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है ये अजमेर और दिल्ली के शासक है। चंद्रबरदाई इनका मित्र एवं दरबारी कवि है। ठीक है, तो ये सब जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो से मिलती है। तो सबसे पहली बात हो गई लेखक। इसका जो लेखक है वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई का मूल नाम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रबरदाई का जो मूल नाम है वो है पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट। ठीक है, भाषा, ये जो पृथ्वीराज रासो है इसकी क्या भाषा है, तो इसकी जो भाषा है वो है पिंगल भाषा। ठीक है, दोहों के रूप में अगर कोई ग्रंथ होता है तो वो उसे पिंगल भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भाषा कौन सी हो गई, पिंगल हो गई। और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो चंद्रबरदाई की मृत्यु के बाद, चंद्रबरदाई की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जलहण ने इस ग्रंथ को पूरा किया। इस ग्रंथ को पूरा किया। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुए युद्धों का वर्णन है। ठीक है, इसी में ही बताया गया है कि जो मोहम्मद गोरी है वो धोखे से पृथ्वीराज चौहान को मतलब गिरफ्तार कर लेता है, उसको कैद कर लेता है धोखे से, और पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ देता है और उसे गजनी ले जाता है। और वहीं पर पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण मारकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर देता है। ठीक है, और चंद्रबरदाई जो है वो कविता के माध्यम से जो पृथ्वीराज चौहान है उसे मोहम्मद गोरी का स्थान बताता है कि वो यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, वो कविता वगैरह आपने सुनी होगी, 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ठीक है, तो इतना हमको नहीं लिखना, हमें मेन बातें याद रखनी है इसमें। ठीक है, बस ये थोड़ा सा याद रख लेना कि जलहण ने इसको पूरा किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक बात इसमें और ध्यान रख लेना कि इसमें संयोगिता तथा पृथ्वीराज की प्रेम कहानी है। पृथ्वीराज की प्रेम कहानी है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो एक बात और याद रख लेना कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का जन्म तथा मृत्यु एक ही दिन हुए। ठीक है, पृथ्वीराज एवं चंद्रबरदाई का जन्म एवं मृत्यु एक ही दिन हुई। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का, उसकी विजयों का, उसकी उपलब्धियों का, इन सब चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो 3rd नंबर ग्रंथ हमको ध्यान में रखना है उसका नाम है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट जो हमारा 3rd नंबर ग्रंथ आएगा उसका नाम है पृथ्वीराज विजय। राइटर हैं इसके जयानक। तो नेक्स्ट ग्रंथ हो गया नंबर 3 पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के लेखक, इसके लेखक हो जाएंगे जयानक। ठीक है, यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। ठीक है, इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की विजयों, युद्धों
एवं उपलब्धियों का वर्णन है, उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, और इसमें एक बात और याद रख लेना कि अजमेर का सचित्र वर्णन है, अजमेर का सचित्र वर्णन है। ठीक है, पृथ्वीराज विजय के बाद में नेक्स्ट आपको ग्रंथ याद रखना है बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो जो है ये अजमेर के शासक थे, बीसल देव या जिनको ही विग्रह राज चतुर्थ कहा जाता है, उनके ऊपर लिखा गया है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है नरपति नाल है। ठीक है, और इसमें बीसल देव रासो की उपलब्धियां, युद्धों और विजयों का वर्णन है। इसके अलावा जो बीसल देव है, बीसल देव और इनकी रानी चारुमती के प्रेम प्रसंग का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो ये 3-4 बातें इसमें ध्यान रखनी है। बीसल देव रासो के लेखक हो जाएंगे नरपति नाल है। ठीक है, इसमें अजमेर के चौहान शासक बीसल देव, या इसी को कह दिया जाता है विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ का वर्णन है, यानी कि इसके युद्धों की, विजयों की, इन सबकी इसमें जानकारी दी गई है। बस एक बात इसमें और ध्यान रख लेना, इसकी भाषा, अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा हो जाएगी गोडवाड़ी भाषा। ठीक है, और ये जो पृथ्वीराज विजय है, इसकी अगर भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा हो जाएगी संस्कृत, ये संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो बीसल देव रासो में बस एक बात और आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके यहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये जो बीसल देव रासो है, इसके अंदर बीसल देव के उड़ीसा जाने और रानी चारुमती के विरह की कहानी है। ठीक है, दोनों के अलग होने की इसमें एक कहानी दी गई है। ठीक है, तो अपन इतना ही लिख लेते हैं कि इसमें बीसल देव प्लस राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 5th नंबर पे रणमल रो छंद, रणमल रो छंद। ठीक है, राव रणमल रो छंद। अब ये जो रणमल रो छंद है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको ध्यान में रखना है, इसके लेखक है श्रीधर व्यास, श्रीधर व्यास। ठीक है, अब ये जो रणमल है कहां के शासक है? तो रणमल ईडर गुजरात के शासक है। ठीक है, तो इन्हीं की वीरता का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यही बात इसमें हमको ध्यान रखनी है कि इस ग्रंथ में ईडर कहां पड़ता है? गुजरात। ईडर गुजरात के शासक राव रणमल की वीरता का उल्लेख है, वीरता का उल्लेख है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लेना कि ये जो श्रीधर व्यास है, श्रीधर व्यास का एक और ग्रंथ है, उसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, दुर्गा सप्तशती। ठीक है, श्रीधर व्यास का अन्य ग्रंथ, श्रीधर व्यास का अन्य ग्रंथ कौन सा हो गया? दुर्गा सप्तशती। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर पे आपको ध्यान रखना है अचल दास खींचीरी वचनिका। जो नेक्स्ट ग्रंथ आ रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा? अचल दास खींचीरी वचनिका। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो नंबर 6 पे अचल दास खींचीरी वचनिका, राइटर हैं इसके शिवदास गांडन। छह नंबर पे अचल दास खींचीरी वचनिका, अचल दास खींचीरी वचनिका। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे शिवदास गांडन। ठीक है, शिवदास गांडन जो है इसके
लेखक हो जाएंगे। भाषा की अगर इसकी बात की जाए, इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा हो जाएगी डिंगल भाषा। ठीक है, डिंगल भाषा। और शिवदास गांडन कौन है, चारण कवि हैं। ठीक है, डिंगल भाषा इसकी हो जाएगी। और क्या है ये, तो ये एक वचनिका है, इसमें गद्य और पद्य की तुकांत रचना की गई है, मतलब एक दूसरे से तुक मिलते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन कनेक्ट होती है। ठीक है, तो यह है गद्य प्लस पद्य की तुकांत रचना है। ठीक है, एक बात और इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना, यह है गद्य शैली, यह गद्य शैली की प्रथम चारण रचना है। ठीक है, चारण कवि ज्यादातर जो है वो पद्य शैली में, यानी कि कविता दोहों के रूप में अपने ग्रंथ लिखा करते थे, लेकिन गद्य के रूप में यानी कहानी वगैरह के रूप में जो पहला चारण साहित्य है वो कौन सा हो जाएगा, अचलदास खींचीरी वचनिका हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि शिवदास गांडन, शिवदास गांडन गागरोन के शासक, गागरोन, गागरोन के शासक अचलदास खींची, अचलदास खींची के दरबारी थे। ठीक है, अचलदास खींची जो है उसके दरबारी थे ये, कौन, शिवदास गांडन। अब इस ग्रंथ में हमको क्या वर्णन देखने को मिलता है, तो इस ग्रंथ में हमें जो अचलदास खींची है इसके मध्य और एक मांडू का शासक है जिसका नाम है होसंगा शाह, उसके बीच हुए युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बस एक ही लाइन लिखनी है कि इस ग्रंथ में हमें मांडू के शासक होसंगा शाह, मांडू के शासक होसंगा शाह तथा अचलदास खींची के मध्य 1423 में हुए युद्ध का वर्णन है। ठीक है, और इस युद्ध में जो शिवदास गांडन है ये स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। ठीक है, अचलदास खींची की वचनिका के बाद में आपको नेक्स्ट जो ग्रंथ याद रखना है जो प्राचीन काल से रिलेटेड है, उसका नाम है विजयपाल रासो। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रंथ हो जाएगा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो की मेन बातें क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको नाम ध्यान रखना है लेखक का, इसका लेखक हो जाएगा नल्ल सिंह, इसका लेखक कौन हो गया, नल्ल सिंह इसका लेखक हो गया। ठीक है, विजयपाल कौन है, तो विजयपाल करौली के शासक हैं। इस ग्रंथ में विजयपाल की उपलब्धियों, विजयों आदि की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस ग्रंथ में करौली के शासक विजयपाल की विजयों, युद्धों तथा उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है शिशुपाल वध। जो नेक्स्ट ग्रंथ है जो हमारे प्राचीन राजस्थानी साहित्य से संबंधित है उसका नाम है शिशुपाल वध। और शिशुपाल वध के जो लेखक हैं वो है कवि माघ। और कवि माघ के ऊपर एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। नंबर 8 पे आ जाएगा शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। और शिशुपाल वध के जो लेखक है वो कौन है, वो है कवि माघ, कवि माघ। ठीक है, अब ये जो कवि माघ है इनका जन्म कहां हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है भीनमाल। ठीक है,
अब तो भीनमाल को जिला बना दिया गया है, लेकिन पहले भीनमाल आता था जालोर में। ठीक है, भीनमाल जालोर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है, इनके जन्म एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखना, एग्जाम में इसको पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार दूसरे एग्जामों में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो गए? कवि माघ हो गए। कवि माघ के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कवि माघ को प्राचीन राजस्थानी साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो आधुनिक राजस्थान का, देखो प्राचीन काल का वाल्मीकि तो हो गए कवि माघ, आधुनिक राजस्थान के वाल्मीकि कौन है? तो वो भी यही लिख लो, आधुनिक राजस्थान के वाल्मीकि। आधुनिक राजस्थान के वाल्मीकि हो गए हरि सिंह सांखला। हरि सिंह सांखला। ठीक है, प्राचीन राजस्थान के वाल्मीकि कवि माघ, आधुनिक राजस्थान के वाल्मीकि हरि सिंह सांखला। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। शिशुपाल वध के बाद में जो नेक्स्ट ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है उसका नाम है हमीर महाकाव्य। 9 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, और ये जो हमीर महाकाव्य है इसके जो लेखक है उनका नाम है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। ठीक है, भाषा, इसकी अगर भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा है संस्कृत भाषा। ठीक है, हमीर महाकाव्य में हमें जो रणथंबोर के शासक थे, चौहान शासक थे, एक तो उनकी जानकारी मिलती है और इस ग्रंथ से हमें हमीर देव चौहान की वीरता की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 2 जानकारी ऐसे मिल रही है। क्या? एक तो रणथंबोर के चौहानों की जानकारी, ठीक है, जानकारी मिलती है, और दूसरी हमीर देव चौहान की वीरता का वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है वीरमायण। और जो वीरमायण ग्रंथ है इसके लेखक है बादर दाढ़ी। ठीक है, वीरमायण में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो वीरमायण से हमें मारवाड़ के शासक राव मल्लीनाथ और उनके भतीजे गोगादे। अब गोगादे किसको कहा जाता था? रावचुंडा को कहा जाता था। तो इनकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस ग्रंथ में राव मल्लीनाथ तथा उनके भतीजे गोगादे को रावचुंडा के नाम से जाना जाता है। रावचुंडा, गोगादे की वीरता का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो 11 नंबर पे ध्यान रखना है ग्रंथ, उसका नाम हो गया ढोला मारूरा दुल्हा। ठीक है, तो नेक्स्ट 11 नंबर पे आ जाएगा ढोला मारूरा दुल्हा। इलेवन नंबर पे ढोला मारू रा दुल्हा। ठीक है, लेखक कौन है इसके? तो लेखक है इसके कवि कल्लोल जो है इसके लेखक है। अब इसके अंदर ढोला और मारू की प्रेम कहानी है। ठीक है, ढोला की उम्र 3 वर्ष थी, और जो मारू है उसकी उम्र 2.5 वर्ष थी, तब इनका विवाह हो गया था। लेकिन बाद में ये एक दूसरे को भूल जाते हैं, मतलब ढोला मारू को भूल जाता है, और मारू और ढोला की इसमें बिछड़ने की और प्रेम की कहानी है इसमें। ठीक है,
अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि ये जो ढोला मारू का दूल्हा है यानी कि ढोला है, ये कौन सा शासक है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाई ये ढोला जो है ये कौन सा शासक है। ठीक है, मैं बाद में आप लोगों को 2-3 दिन बाद इसका आंसर दूंगा, लेकिन आप लोगों को बताना है। ठीक है, जब कमेंट में आप लिखोगे 1-2 दिन वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर दूंगा। ठीक है, तो लेखक हो गए इसके कवि कल्लोल। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है, तो इसमें ढोला प्लस मारू की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है, तो एक बात और ध्यान में रख लेना कि ढोला मारू के जो गीत है वो सिरोही की दाढ़ी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, ढोला मारू के गीत सिरोही की दाढ़ी जाति द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजस्थानी साहित्य का प्राचीन काल, आदिकाल या वीर रस गाथा काल। अब हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है हमें राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल। इसको नोट कर लेना भाई सब, जो करवाया जा रहा है इसी को कर लीजिए। इसके बाहर आपको न किसी नोट्स की जरूरत है न किसी बुक की जरूरत है। जरूरत है तो बस इसको ढंग से अंगुलियों पर याद करने की। नोट्स में से बहुत क्वेश्चन आएंगे, अगर केवल आप नोट्स कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नोट्स में से अगर कोई क्वेश्चन आया उसको गलत कराओगे तब फिर कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो नोट्स को आप लोग ढंग से फटाफट एकदम अच्छी तरह से रट्टा लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमें लगानी है मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य। ठीक है, मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य कब से कब तक का है, तो ये 15वीं से 18वीं शताब्दी तक का काल है। कई जगह आपको 19वीं शताब्दी भी मिल जाता है, लेकिन एनसीईआरटी जो है उसमें 18वीं शताब्दी हमको दिया गया है। ठीक है, अब अगर देखो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये जो मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का काल है इसे साहित्य एवं साहित्यकारों का काल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें हमको साहित्यकारों के नाम से हमको पढ़ना है। ठीक है, पिछले वाले में तो हमने ग्रंथों के नाम से पढ़ा था, लेकिन इसमें हमें क्या पढ़ना है, साहित्यकारों को पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग लगा लो प्रमुख लेखक या साहित्यकार। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो इसमें आएगा उसका नाम है नंबर 1 पद्मनाभ। पद्मनाभ कौन है, तो एक ब्राह्मण कवि था। ठीक है, जालोर का जो शासक था अखेराज सोनगरा, उसके दरबारी कवि था। ठीक है, तो जालोर के शासक अखेराज सोनगरा का दरबारी था। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है, इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, पद्मनाभ का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है कान्हड़ दे प्रबंध। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य का भाग है। पद्मनाभ एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा लिखा गया, इसलिए ब्राह्मण साहित्य का ये भाग है कान्हड़ दे प्रबंध। अब कान्हड़ दे प्रबंध से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो कान्हड़ दे प्रबंध से हमें जो कान्हड़ देव है और अलाउद्दीन खिलजी है इनके मध्य हुए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जानकारी क्या मिल रही है, इसमें हमें एक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी तथा कान्हड़ देव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब कान्हड़ दे का पुत्र था बीरम दे,
बीरमदेव, ये भी इस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। कानड़ देव ने जो है वो केसरिया किया था। ठीक है, ये मैं आपको इतिहास के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान बहुत ही अच्छी तरह से मैं करवा चुका हूं आपको। ठीक है, तो आप वहां जाकर इसको कवर कर सकते हो। तो पद्मनाभ में बस आपको इतना से ध्यान रखना है, पद्मनाभ का प्रमुख ग्रंथ कौन सा हो गया? कानड़ देव प्रबंध हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट राइटर है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है उसका नाम हो जाएगा बिट्टू सूजा। नंबर 2 पर बिट्टू सूजा। बिट्टू सूजा कौन है? तो बीकानेर निवासी। ठीक है, बीकानेर का था ये। ठीक है, अब ये जो बिट्टू सूजा है इसने राव बीका, राव लूणकरण और राव जेतसी 3 शासकों का काल देखा था। ठीक है, तो यह है मतलब बिट्टू सूजा। बिट्टू सूजा राव बीका, राव लूणकरण और राव जेतसी का समकालीन था। ठीक है, राव जेतसी का दरबारी कवि था। राव जेतसी का दरबारी कवि था। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो बिट्टू सूजा का प्रमुख ग्रंथ, ये जो बिट्टू सूजा है इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो इसका प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा राव जेतसीरो छंद। राव जेतसीरो छंद, ये इसका प्रमुख ग्रंथ है बिट्टू सूजा का। राव जेतसीरो छंद से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो राव जेतसीरो छंद से हमें जो बाबर का पुत्र था कामरान और राव जेतसी के मध्य हुए युद्ध की जानकारी मिलती है। इस युद्ध में राव जेतसी विजयी हुए थे। ठीक है, तो इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस ग्रंथ से हमें राव जेतसी द्वारा बाबर के पुत्र कामरान को पराजित करने का उल्लेख है। ठीक है, और राव जेतसीरो छंद से क्या जानकारी मिलती है? तो देखो राव जेतसीरो छंद है, इसमें राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। ठीक है, ऊपर से यहां से थोड़ा सा मिटा कर मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब ये जो राव जेतसीरो छंद है इसमें एक दो बात और ध्यान रख लेना, आप लोग यहां नीचे लिख लेना। एक दो बात और ध्यान रख लो कि राव जेतसीरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। ठीक है, तो कलयुग का कर्ण कौन हो गया? कलयुग का कर्ण हो गया राव लूणकरण। यहीं पर एक बात और ध्यान में रख लेना, राजपुताने का कर्ण जो है वो भी बीकानेर के शासक राय सिंह को कहा गया है। ठीक है, और राय सिंह को कहने वाले व्यक्ति हैं देवी मुंशी प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण, ठीक है, राजपुताने का कर्ण राय सिंह। ठीक है, एक को कर्ण कहने वाला व्यक्ति राव जेतसीरो छंद में बिट्टू सूजा कह रहा है। ठीक है, और राजपुताने का कर्ण है राय सिंह, और इसको राजपुताने का कर्ण कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो देवी मुंशी प्रसाद है। विशेष रूप से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई बिट्टू सूजा की। बिट्टू सूजा के बाद में नेक्स्ट जो इतिहासकार जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है उसका नाम हो जाएगा दुर्सा आढ़ा। ठीक है, तो 3rd नंबर पे दुर्सा आढ़ा। ठीक है, तो नंबर 3 पे हो गया दुर्सा
आढ़ा। दुरसा आढ़ा कौन है? तो पहले ये अकबर का दरबारी कवि था, फिर अकबर को छोड़कर ये सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा की शरण में चला गया था। ठीक है, तो यह है पहले अकबर का दरबारी कवि था, अकबर का दरबारी कवि था। ठीक है, बाद में सिरोही के शासक सुरत्राण देवड़ा की शरण में चला गया। ठीक है, और क्या यहां पर ध्यान रखना है? तो और ध्यान रखना है कि दुरसा आढ़ा ने 3 शासकों के बारे में लिखा। ठीक है, दुरसा आढ़ा ने 3 शासकों के बारे में लिखा, 3 शासकों के बारे में लिखा। किस किस के बारे में लिखा? तो भैया पहला नंबर हो जाएगा सुरत्राण देवड़ा, दूसरा हो जाएगा महाराणा प्रताप। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपके राव चंद्रसेन, मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है राव चंद्रसेन। ठीक है, तो इन 3 शासकों के बारे में इसने लिखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुरसा आढ़ा के ग्रंथ। दुरसा आढ़ा के ग्रंथ, इनके 3 ग्रंथ हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला ग्रंथ हो जाएगा विरुद्ध छत्रहरि। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कीरतार बावनी, और नंबर 3 आपको ध्यान रखना है गजसिंह घोत्री। ये इसके 3 ग्रंथ है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर को देने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो दुरसा आढ़ा ही था। ठीक है, महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर को देने वाला, अकबर को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर को देने वाला व्यक्ति दुरसा आढ़ा था। ठीक है, और क्या बात आपको ध्यान रखनी है? तो ये जो दुरसा आढ़ा है, इसकी अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में पड़ता है, पीतल की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग में दुरसा आढ़ा की पीतल की प्रतिमा लगी है। ठीक है, और आपको क्या बात ध्यान रखनी है? तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है यहां पर कि वेली किशन रुक्मणी ख्यात एक ग्रंथ है जिसका नाम है वेली किशन रुक्मणी ख्यात, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित ग्रंथ है। उसे दुरसा आढ़ा 5वां वेद और 19वां पुराण बताता है। ठीक है, वेली किशन रुक्मणी ख्यात को दुरसा आढ़ा 5वां वेद तथा 19वां पुराण बताते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई दुरसा आढ़ा के बारे में। दुरसा आढ़ा के बाद में नेक्स्ट जो राइटर आपको ध्यान में रखना है, लेखक ध्यान में रखना है, उसका नाम है अबुल फजल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेखक कौन सा हो गया? नेक्स्ट लेखक हो गया अबुल फजल। तो नंबर 4 पे हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल कौन है? तो यह है अकबर का दरबारी कवि तथा नवरत्नों में से एक था। ठीक है, इसका जन्म कहां हुआ है? तो इसका जन्म हुआ है नागौर में। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? प्रमुख ग्रंथ,
इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इन भाई साहब का, अबुल भाई साहब का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी या इसी को ही अकबरी नामा कहा जाता है। अब ये आईने अकबरी जो है इसकी भाषा कौन सी हो गई? तो इसकी भाषा हो गई फारसी भाषा। आईने अकबरी से मुगल कालीन प्रशासन की, ठीक है, सामाजिक स्थिति की हमें जानकारी मिलती है। बस एक बात यहां पर और ध्यान में रख लेना कि आईने अकबरी ग्रंथ में भारतीय भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी भाषा का भी उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो राइटर ध्यान में रखना है उसका नाम है कवि बांकीदास। कवि बांकीदास, कवि बांकीदास। ठीक है, कवि बांकीदास कौन थे? तो ये मारवाड़ के शासक महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि और मित्र थे। ठीक है, यह है मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक मान सिंह के दरबारी कवि तथा मित्र थे। ठीक है, और क्या इनके बारे में बात ध्यान रखनी है? तो और इनके बारे में बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चेतावनी गीत लिखे। ठीक है, राजस्थान के पहले कवि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चेतावनी गीत लिखे, चेतावनी गीत लिखे। और क्या बात ध्यान रखनी है बांकीदास की? तो और आपको ध्यान रखना है कि बांकीदास का जन्म कहां हुआ है। बांकीदास का जो जन्म है वो हुआ है पंचभद्रा, पंचभद्रा बाड़मेर में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो बांकीदास है, बांकीदास के जितने भी ग्रंथ है उन सब का संकलन एक पुस्तक में कर दिया गया है जिसे बांकीदास की ग्रंथावली कहा जाता है। ठीक है, तो बांकीदास के सभी ग्रंथों का संकलन, सभी ग्रंथों का संकलन एक पुस्तक में कर दिया गया है, कर दिया गया है, जिसे बांकीदास, बांकीदास की ग्रंथावली कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बांकीदास के ग्रंथ। तो यहां मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं, थोड़ा सा मिटाकर। तो इसको मिटाकर ऊपर ही लिख देता हूं मैं। बांकीदास के ग्रंथ थोड़े से ही हैं, 7-8। ठीक है, तो कवि बांकीदास, बांकीदास के ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? तो नंबर 1 आपको ध्यान रखना है चेतावनीरा गीत, चेतावनीरा गीत। नंबर 2 बांकीदास री ख्यात। ठीक है, बांकीदास री ख्यात। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है नीति मंजरी, नीति मंजरी। ठीक है, नंबर 4 पर आपको ध्यान रखना है कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी। नंबर 5 पे आपको ध्यान में रखना है नीति मंजरी, नीति मंजरी हो गया। नंबर 5 पे आपको ध्यान में रखना है मान जसो मंडन। ठीक है, मान जसो मंडन। नंबर 6 पर आपको ध्यान रखना है भूरजाल भूषण, ये भी इनका एक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये 6 ग्रंथ हैं जो कवि बांकीदास के हैं, जिनके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बांकीदास के बाद में नेक्स्ट जो लेखक आ रहे हैं उनका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, तो नेक्स्ट लेखक हो जाएंगे पृथ्वीराज
राठौड़। नंबर 6 पर हो जाएंगे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ कौन है भाई साहब ये? तो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक राय सिंह के भाई हैं और कल्याण सिंह के पुत्र हैं। ठीक है, तो यह है बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र तथा महाराजा राय सिंह के भाई थे। ठीक है, अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, पीथल के नाम से कविता लिखते थे, पीथल के नाम से कविता लिखते थे। ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि पीथल के नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो पृथ्वीराज राठौड़ लिखा करते थे। ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इन्होंने महाराणा प्रताप को पाथल कहा। ठीक है, महाराणा प्रताप को क्या कहा? पाथल कहा। स्वयं पीथल और महाराणा प्रताप को पाथल। ठीक है, यहीं पर ही एक इंपोर्टेंट करके फिर लाइन लिख लेना कि कन्हैया लाल सेठिया ने पीथल तथा पाथल कविता की रचना की जिसमें महाराणा प्रताप तथा पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य हुए संवाद का वर्णन है। ठीक है, तो मेन इसमें 2-3 बातें आती है कि पीथल और पाथल कविता के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल सेठिया है, वहां पर आप पृथ्वीराज राठौड़ मत चेपिया ना। ठीक है, पीथल पाथल कविता के राइटर हो गए कन्हैया लाल सेठिया। ठीक है, पीथल किसे कहा गया है? तो पृथ्वीराज राठौड़। पाथल किसे कहा गया है? तो महाराणा प्रताप। पूछा जाता है पीथल पाथल कविता में पाथल किसे कहा गया है? तो विशेष रूप से इस लाइन को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, देखो ऐसा इस कविता में बताया गया है कि महाराणा प्रताप जो है वो अकबर की अधीनता मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि थक हार जाते हैं वो और अकबर की अधीनता मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ को जब ये बात पता चलती है तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हैं। ठीक है, पाथल के नाम से उनको पत्र लिखते हैं, पत्र लिखकर उनका साहस बढ़ाते हैं और महाराणा प्रताप जो है वो अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर देते हैं। तो यही कहानी इसमें पीथल और पाथल कविता में बताई गई है। ठीक है, और अगर देखो बात की जाए पृथ्वीराज राठौड़ की तो इन्हें डिंगल का हैरोस कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप इंपोर्टेंट कर लेना। मतलब ये पूरा ही पृथ्वीराज राठौड़ जो है बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? डिंगल का हैरोस कहा जाता है। अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर प्रदान की, गागरोन का जागीरदार बनाया। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ, इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा हो गया? पृथ्वीराज राठौड़ का प्रमुख ग्रंथ, तो इनका प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा वेली किशन रुक्मणी री ख्यात। ठीक है, वेली किशन रुक्मणी री ख्यात इनका प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा। इस ग्रंथ के अंदर कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कहानी है। ठीक है, तो इस ग्रंथ में क्या मिलेगा हमें?
कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कहानी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग है। ठीक है, भाषा की अगर बात की जाए तो इसकी भाषा हो जाएगी डिंगल, डिंगल भाषा हो जाएगी। और क्या ध्यान रखनी है बात, तो और बात ध्यान रखनी है कि दुर्सा आढ़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद तथा 19वां पुराण कहा है। ठीक है, तो इसके अलावा हमें एक दो बातें और ध्यान में रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है, तो पृथ्वीराज राठौड़ के अन्य ग्रंथों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी है। ठीक है, तो अगर बात की जाए पृथ्वीराज राठौड़ के अन्य ग्रंथ, तो अन्य ग्रंथ कौन से हो जाएंगे, गंगा लहरी, 10 भागवतरा दूहा। और अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है दशावतार। ठीक है, और नंबर 4 यहां पर आएगा कल्लाजी राय मल्होत की कुंडलियां। ये इनके 5 ग्रंथ हो जाएंगे। इनका पहला ग्रंथ हो जाएगा वेली किशन रुक्मिणी रिख्यात, दूसरा हो जाएगा गंगा लहरी, तीसरा हो जाएगा 10 भागवतरा दूहा, नंबर 3 पर हो जाएगा दशावतार, और नंबर 4 पर जो ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है उसका नाम हो जाएगा कल्लाजी राय मल्होत्री कुंडलियां। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसको हम यहीं, मतलब आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो यहाँ के मध्यकाल के जो आगे के लेखक है, नंबर 7 से हम 6 नंबर तक हमने कर लिया है, नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।